हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का आज की इस क्लास में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रत्यावर्ती धारा, ऑल्टरनेटिंग करंट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या बोलेंगे, एसी। अभी तक देखिए हम लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा, हम लोगों ने दिष्ट धारा के बारे में पढ़ा था, जिसको हम लोग डीसी करंट कहते हैं, डीसी शॉर्ट फॉर्म में। तो दिष्ट धारा में हम लोगों ने क्या देखा कि जो करंट का मैग्नीट्यूड होता था वो कांस्टेंट रहता था। ठीक है, वेरी भी कर सकता है, लेकिन हमने केवल कांस्टेंट मैग्नीट्यूड के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, अल्टरनेटिंग करंट। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि एसी और डीसी में क्या अंतर है। तो देखिए, जो एसी करंट होता है उसका परिमाण और दिशा आवर्ती रूप में बदलता है। आवर्ती का मतलब पीरियोडिक होता है। आवर्ती रूप में बदलता है, इसका मतलब हुआ क्या कि एक निश्चित समय बाद वो फिर से उसी दिशा में उसी परिमाण के साथ रिपीट होगा। ठीक है, तो ऐसे जो वैद्युत धारा होती है या जो ऐसे वोल्टेज होते हैं उनको हम प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती वोल्टेज कहते हैं। तो इनका डिफिनीशन क्या लिख सकते हैं, प्रत्यावर्ती धारा वे धारा है जिनका परिमाण और दिशा आवर्ती रूप में बदलता है तथा एक निश्चित समयांतराल के बाद वो उसी परिमाण और उसी दिशा में उसी परिमाण के साथ अपने आप को क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। ठीक उसी तरीके से प्रत्यावर्ती वोल्टेज भी होगा कि ऐसे वोल्टेज जिनका परिमाण और दिशा समय के साथ साथ आवर्ती रूप में बदलता है तथा किसी निश्चित समय के बाद वो उसी दिशा में उसी परिमाण के साथ अपने आप को दोहराते हैं। तो ऐसे जो धारा या जो ऐसे वोल्टेज होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती वोल्टेज। जैसे कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, इसका समझने की कोशिश करते हैं। प्रत्यावर्ती धारा हम बोल सकते हैं कि जिनका एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड का मतलब आयाम, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, उनका जो आयाम रहेगा वो नियत रहेगा, उसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। दूसरा, ऑल्टरनेट पॉजिटिव एंड निगेटिव हाफ साइकिल। मतलब एक बार ये प्लस में जाएंगे, फिर माइनस में जाएंगे, फिर प्लस में जाएंगे, फिर माइनस में जाएंगे। तो जो धारा या जो वोल्टेज ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल करती है उसको हम लोग बोलेंगे प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती वोल्टेज। समझते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है। जैसे मान लीजिए ये समय का ग्राफ है, इधर वोल्टेज भी हो सकता है या करंट भी, जो हम लेना चाहें। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड, ये आयाम क्या होता है, आयाम होता था, हमने पढ़ा है साम्य अवस्था की किसी भी और अधिकतम विस्थापन। तो ये जो लाइन खींची गई इसको हम लोग बोलते हैं साम्य अवस्था। तो इसके किसी भी और अधिकतम विस्थापन क्या, तो ऊपर की तरफ अधिकतम विस्थापन ये है और नीचे की तरफ अधिकतम विस्थापन ये है, इसी को हम लोग बोलेंगे आयाम। तो पहला कंडीशन क्या है कि इसका आयाम नियत रहता है। तो देख लीजिए यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए, यहाँ भी, मतलब ये जो एम्पलीट्यूड है, जो साम्य अवस्था की और अधिकतम विस्थापन है, उसका मान नियत है। दूसरा क्या है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो देखिए पहले हाफ, ये आधा चक्कर है, ये अभी पूरा चक्कर नहीं हुआ, ये आधा चक्कर है, यहाँ से यहाँ गया आधा और यहाँ से लौट के यहाँ है, तब ये पूरा हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा। तो क्या बोल रहा है, ये देखिए ये एक पूरा चक्कर है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा चक्कर, और ये क्या है, आधा चक्कर, हाफ साइकिल। ये भी क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक हाफ साइकिल। तो देखिए एक हाफ साइकिल प्लस में और दूसरा हाफ साइकिल माइनस में, फिर अगला हाफ साइकिल प्लस में और अगला हाफ साइकिल माइनस में। तो जो इस तरीके के वोल्टेज या करंट होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती वोल्टेज। क्या कंडीशन है कि इनका आयाम कांस्टेंट रहता है। जैसे यहाँ पे आयाम ए है तो हाफ, निगेटिव हाफ में भी ए, फिर से फिर निगेटिव हाफ में ए, इस तरीके से।
एक प्लस में रहेगा तो अगला माइनस में, फिर प्लस तो फिर माइनस में। तो जब इस तरीके से होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रत्यावर्ती धारा। और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसको। यहां भी देखिए ये आयाम a है तो इधर भी a, ये भी a तो इधर भी a। ठीक है, ये है किसका, टाइम का, और ये बोल देते हैं v और i, कुछ भी जो लेना चाहे, वोल्टेज लेना चाहे तो वोल्टेज, धारा लेना चाहे तो धारा। तो यहाँ भी देखिए आयाम कांस्टेंट है, और एक पॉजिटिव हाफ साइकिल तो दूसरा निगेटिव, फिर पॉजिटिव तो फिर निगेटिव, ऊपर वाला प्लस होता है नीचे वाला माइनस, ऊपर प्लस और नीचे माइनस। और इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, तो यहां देखिए ये भी है एम्पलीट्यूड a, इसका भी a, ये a, इसका भी a, इसका भी a। ठीक है, इसका भी क्या है a। ये पॉजिटिव हाफ साइकिल, फिर निगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर निगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर निगेटिव। तो ये भी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है। तो ये भी हमारा कैसा हो गया, प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती वोल्टेज। ठीक है, यहां देखिए एम्पलीट्यूड तो कांस्टेंट है, लेकिन पॉजिटिव हाफ साइकिल है लेकिन निगेटिव हाफ साइकिल नहीं है। तो पहली क्राइटेरिया तो ये फुलफिल किया कि हाँ आयाम हमारा नियत है, लेकिन ऑल्टरनेट पॉजिटिव एंड निगेटिव हाफ साइकिल नहीं है। तो इसका मतलब ये एसी नहीं है। ये एक डीसी का टाइप होता है, डीसी करंट का टाइप है, जिसको हम लोग बोलते हैं रेक्टिफाइड एसी। रेक्टिफायर लगा के एसी को हम लोग जब डीसी में बदलते हैं तो इस तरीके का कुछ हमको मिलेगा, हाफ वेव रेक्टिफायर जिसको बोल सकते हैं। तो इसको बोला जाता है रेक्टिफाइड एसी। ये भी यहाँ भी देखिए ऊपर तो है प्लस में लेकिन माइनस में नहीं है, इसका मतलब ये भी एसी नहीं है। तो ये भी एक डीसी का टाइप होता है, इसको बोलते हैं पल्स्ड डीसी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पॉजिटिव हाफ साइकिल है, निगेटिव है, लेकिन एम्पलीट्यूड इसका जो है वो कांस्टेंट नहीं है। एम्पलीट्यूड इसका समय के साथ साथ बदल रहा है, पहले ज़्यादा था फिर क्या हो गया, कम हो गया। तो ये भी एसी नहीं है। तो आया समझ में कैसे पहचानना है। एसी का क्या रहेगा, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहता है, मतलब आयाम नियत रहेगा, और आयाम क्या होता है, साम्य अवस्था के किसी भी और अधिकतम विस्थापन। फिर एक बार हमको प्लस हाफ साइकिल मिलेगा तो फिर निगेटिव हाफ साइकिल, फिर प्लस हाफ साइकिल तो फिर निगेटिव हाफ साइकिल। तो यहाँ पे देखिए एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है, उसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। अगर हम बोल दिए ए है तो ये ए ऊपर भी है और ए नीचे भी है, तो एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है। ये हुआ पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये हुआ निगेटिव हाफ साइकिल, फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल, फिर निगेटिव हाफ साइकिल। वैसे यहाँ भी है एम्पलीट्यूड कांस्टेंट, पॉजिटिव हाफ साइकिल, निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव। यहाँ भी एम्पलीट्यूड कांस्टेंट, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव। तो जब ऐसे होते तो उनको हम बोलते हैं एसी। ये है एसी, ये भी एसी और ये भी एसी। यहाँ पे देखिए एम्पलीट्यूड तो कांस्टेंट था लेकिन पॉजिटिव हाफ साइकिल है, नीचे निगेटिव हाफ साइकिल नहीं है, इसका मतलब ये एसी नहीं है। वही चीज़ यहाँ भी है, ये प्लस के ऊपर है, ये अपनी पोलैरिटी को चेंज नहीं कर रहा, माइनस में नहीं आ रहा, इसका मतलब ये भी एसी नहीं है। यहाँ पे
प्लस भी मिला माइनस भी मिला, लेकिन इसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट नहीं है, इसका एम्पलीट्यूड समय के साथ साथ घटता चला जा रहा है, इसका मतलब ये भी एसी नहीं है। और हमने क्या देखा था शुरुआत में, जो परिभाषा लिखा था कि परिमाण और दिशा आवर्ती होता है, पीरियोडिक होता है, मतलब एक निश्चित समय के बाद वो उसी दिशा में अपने उसी परिमाण को दोहराता है। तो देखिए यहाँ 0 से स्टार्ट किया, फिर बोल देते हैं, मान लेते हैं ये कोई समय है x समय बाद फिर से 0 पे आया, फिर x समय बाद कहाँ चला गया 0 पे, फिर कहाँ जाने लगा ऊपर, यहाँ भी ऊपर जा रहा था और यहाँ भी कहाँ जा रहा है ऊपर, यहाँ नीचे आ रहा था, फिर उतने ही समय बाद यहाँ भी नीचे आने लगा। तो इस तरीके से वो किसी निश्चित दिशा में अपने परिमाण को बार बार दोहरा रहा है। तो जब ऐसी हमारे पास धारा या ऐसी वोल्टेज होते हैं तो उसको हम लोग प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती वोल्टेज बोलते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए कुछ और बात कर लेते हैं एसी के बारे में। एसी का जो सिंबल होता है वो इस तरीके से हम उसको प्रदर्शित करते हैं। ये हो गया सिंबल। ठीक है, एक सर्कल बना के उसमें इस तरीके से एक कर्व जैसा बना देना है। तो इसको ये हमको बताता है कि ये कैसा सोर्स है, एसी सोर्स है। उसके बाद देखिए डीसी की जो फ्रीक्वेंसी होती थी, आवृत्ति, उसको हम लोग कितना बोल देते हैं, 0। एसी ऑल्टरनेटिंग करंट की जो फ्रीक्वेंसी होगी इंडिया में, जो हम लोग अपने यहाँ यूज़ करते हैं, वो कितना होता है, 50 हर्ट्ज। ठीक है, मतलब आवृत्ति का मतलब क्या होता है, 1 सेकेंड में किए गए दोलनों की संख्या। तो 1 सेकेंड में कितने चक्कर करेगा, 50 हर्ट्ज। जैसे ये था हमारा, ये दोनों, ये हाफ साइकिल, ये हाफ साइकिल, ये दोनों मिलके एक दोलन कहलाते हैं। तो ऐसे कितने दोलन करेगा, 50 दोलन करेगा, कितने समय में, 1 सेकेंड में। तो आवृत्ति क्या होती है, 1 सेकेंड में किए गए दोलनों की संख्या। दोलन मतलब एक कंप्लीट चक्कर। तो ये हाफ साइकिल, ये हाफ साइकिल, ये दोनों मिलके एक कंप्लीट चक्कर बता रहे हैं। तो ऐसे कितने चक्कर करेगा वो, 50 चक्कर करेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए डीसी का मेन सोर्स क्या था, बैटरी या सेल, जबकि एसी हम जो घरों में ट्रांसफार्मर से वायर से करंट आता है वो हमारा क्या होता है, एसी। कहाँ से हम लाते हैं, ट्रांसफार्मर से। तो जो वो सोर्स, वो जो करंट होते हैं वो क्या कहलाते हैं, एसी, या जो वोल्टेज मिलता है वो क्या कहलाएगा, और प्रत्यावर्ती वोल्टेज। ठीक, उसके बाद देखिए क्या हम डीसी को एसी में बदल सकते हैं। तो जो हम बैटरी यूज करते हैं घरों में, तो बैटरी से तो हमको डीसी करंट मिलता है, और घरों में हमारे जो बल्ब और पंखे लगे होते हैं वो किस पे चलते हैं, एसी पे चलते हैं। तो उस डीसी को हम एसी में कैसे बदलते हैं, इन्वर्टर की सहायता से। डीसी को हम एसी में कैसे बदलते हैं, इन्वर्टर की सहायता से। वैसे ही एसी को भी हम डीसी में बदल सकते हैं, किसकी सहायता से, रेक्टिफायर की सहायता से। डीसी को एसी में इन्वर्टर की सहायता से, और एसी को डीसी में किसकी सहायता से, रेक्टिफायर की सहायता से। उसके बाद देखिए डीसी का जो मैग्नीट्यूड हमने पढ़ा था, कांस्टेंट होता था। हम इसको घटा बढ़ा नहीं सकते थे, लेकिन एसी को हम ट्रांसफार्मर यूज करके घटा या बढ़ा सकते हैं। ठीक है, डीसी को हम घटा बढ़ा नहीं सकते। डीसी के साथ ये ड्रॉबैक था कि हम इसको घटा बढ़ा नहीं सकते, लेकिन एसी को हम ट्रांसफार्मर की सहायता से घटा और बढ़ा सकते हैं। तो ये कुछ बातें थी एसी की जो जनरली हम लोगों को पता होना चाहिए कि इसका सिंबल क्या है, फ्रीक्वेंसी कितनी होती है। तो फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है। क्या हम एसी को डीसी में बदल सकते हैं, तो हाँ बदल सकते हैं। किसकी सहायता से, रेक्टिफायर की सहायता से। एसी वोल्टेज या एसी करंट को घटाया बढ़ाया जा सकता है, तो हाँ हम ट्रांसफार्मर की सहायता से उसको घटाया बढ़ा सकते हैं। जैसे जो पावर प्लांट में बिजली बनती है उसको हम घटाते हैं और घटा के तब ट्रांसफार्मर के थ्रू अपने घरों तक ले आते हैं। ठीक है,
तो ट्रांसफार्मर से हम क्या करते हैं, एसी वोल्टेज या एसी करंट को घटा या बढ़ा सकते हैं। ठीक, तो ये तो थी कुछ जनरल बातें कि एसी और डीसी क्या है, कैसे हम पहचानेंगे कि वो एसी है या डीसी है। अब देखते हैं कि एसी को कैसे जनरेट कर सकते हैं, कैसे बनाते हैं। तो देखिए, ये जिस प्रिंसिपल पे काम करता है वो हम लोग पढ़ चुके हैं। वो क्या है, फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर। जो एसी जनरेटर होते हैं वो किस सिद्धांत पे काम करेंगे, फैराडे के चुंबकीय प्रेरण के नियम पे। ठीक है, ये याद रहना चाहिए कि एसी जनरेटर मतलब जो हम एसी जनरेट करते हैं वो किस सिद्धांत पे काम करता है, तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पे। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम क्या था, अगर किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस कुंडली में एक विद्युत वाहक बल प्रेरित होता था, और अगर वो कुंडली हमारी कैसी कुंडली होती थी, बंद कुंडली होती थी, तो वहां पे एक विद्युत धारा भी प्रेरित हो जाता था। यही था हमारा फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। तो मान लेते हैं हमारे पास कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, हमारे पास कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र था, उसमें हमने कुंडली को रख दिया। अभी जो कुंडली रखी वो इस तरीके से लंबवत रखी गई है। ठीक है, तो जब लंबवत रखी गई है तो ये क्या होगा, इसका क्षेत्रफल सदिश, और ये किसकी डायरेक्शन है, चुंबकीय क्षेत्र की। ठीक है, अभी हमारा कुंडली कैसे रखा गया, लंबवत रखा गया चुंबकीय क्षेत्र के। तो जब हमारा कुंडली चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है तो हम देख सकते हैं कि क्षेत्रफल सदिश और चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक दूसरे के समांतर। इसका मतलब दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना है, 0 अंश है। तो हमसे कोई पूछे कि यहाँ पे फ्लक्स कितना है, तो हम क्या बोलेंगे, फाई बराबर क्या होता था, बी ए कॉस थीटा। तो यहाँ पे फाई किसके बराबर होगा, बी ए। थीटा क्या होता था, चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण। तो जब कुंडली का तल लंबवत है चुंबकीय क्षेत्र के, तो क्षेत्रफल सदिश इस डायरेक्शन में और चुंबकीय क्षेत्र भी इसी डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच का हुआ एंगल, तो फाई क्या हो गया, बी इंटू ए के बराबर। फ्लक्स हमको क्या बताता है, तो क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या, यही तो बताता था फ्लक्स हमको। ठीक है, अब देखिए अगर हम कुंडली को थोड़ा सा रोटेट कर दे इस तरीके से, पहले ऐसे था तो ज़्यादा से ज़्यादा बल रेखाएं होकर गुजर रही थी, जब हम रोटेट करेंगे तो इससे होकर जाने वाली बल रेखाएं कम हो जाएंगी। जब समांतर कर देंगे तो इससे होकर एक भी बल रेखाएं नहीं गुजरेंगी। तो जैसे जैसे हम कुंडली को घुमा रहे हैं फ्लक्स का मान क्या हो रहा है, बदल रहा है। और अगर फ्लक्स का मान बदलेगा तो फैराडे के नियम से यहाँ पे एक वैद्युत वाहक बल प्रेरित होगा, और अगर हमारी कुंडली एक बंद कुंडली है तो यहाँ पे क्या प्रेरित हो जाएगा, विद्युत धारा प्रेरित हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि हमारा जो कुंडली है वो ओमेगा कोणीय वेग से घूम रहा है। ठीक है, हम इसको इस तरीके से घुमा रहे हैं, इसमें किस कोणीय वेग से, ओमेगा कोणीय वेग से। तो मान लेते हैं कि टी समय बाद कुंडली कितना घूम जाता है, थीटा एंगल घूम जाता है। मतलब पहले ऐसे था, अब ऐसे हुआ, तो इस वाले लंबवत दिशा से कितना घुमा, थीटा। तो देखिए अगर क्षेत्रफल सदिश इस तरीके से है तो जितना हमारा हथेली घूम रहा है उतना ही मार्कर भी घूम रहा है। देखिए पहले ऐसे है, जितना हमारा हथेली घूमा उतना ही मार्कर घूमा। इसका मतलब अगर ये थीटा एंगल पे घूम रहा है तो हमारा क्षेत्रफल सदिश भी तो कितने एंगल पे घूम जा रहा है, थीटा एंगल पे घूम जा रहा है। तो जब हमने इसको घुमा, मान लीजिए हमने इस तरीके से भी इसको बना दिया, ये हमने तल को घुमाया कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे। तो हमारा क्षेत्रफल सदिश भी तो इसके साथ कितने एंगल पे घूम गया, थीटा एंगल पे घूम गया। जब ऐसे था तो क्षेत्रफल सदिश ऐसे, जब हम जितना हथेली को घुमा रहे हैं उतना ये मार्कर भी नीचे चला जा रहा है।
तो अगर हमारा हथेली थीटा एंगल पे घूमा तो इसका मतलब मार्कर भी कितने एंगल पे घूम गया, थीटा एंगल पे घूम गया। तो अब बी वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो गया, थीटा हो गया। तो हम फाई बराबर क्या लिखेंगे, बी ए कॉस थीटा। ठीक है, ये थीटा है क्या, तो थीटा यहां पे क्या है, कोणीय विस्थापन है एक तरीके से। ठीक है, थीटा बी और ए के बीच का एंगल है, वो तो सही बात है, लेकिन ये कोणीय विस्थापन भी तो एक तरीके से हमको बता रहा है। और ये देखिए हमको क्या दिया है, कोणीय वेग दिया है। तो हमको पता है जो कोणीय वेग होता है वो कोणीय विस्थापन बटे समय के बराबर होता है। हमने बोला कितने समय में घूमा है थीटा एंगल, टी समय में घूमा है। किस कोणीय वेग से घूम रहा था, तो ओमेगा कोणीय वेग से घूम रहा था। तो कोणीय वेग बराबर क्या होता है, कोणीय विस्थापन बटे समय। तो ओमेगा बराबर थीटा बटे टी। तो यहां से हम थीटा किसके बराबर लिख सकते हैं, ओमेगा गुणे टी के। तो यहां से हमको थीटा की वैल्यू मिल गई कितनी, ओमेगा गुणे टी। तो वही वैल्यू यहां पुट कर देते हैं। तो फाई बराबर बी ए कॉस ओमेगा टी। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। अब देखिए हमको तो पता अगर ये रोटेट हो रहा है तो फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, और फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है तो फैराडे ने क्या बताया था कि अगर फ्लक्स बदलेगा तो वहां पे ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा तो ईएमएफ कितना इंड्यूस्ड होगा, तो ई बराबर क्या होता था, माइनस डी फाई बाई डी टी, यही होता था। अगर फेरों की संख्या n होती थी तो हम यहाँ पे n लिख देते थे, माइनस एन डी फाई बाई डी टी। तो मान लेते हैं यहाँ पे फेरों की संख्या कितनी है, n है। तो हमको अगर वैद्युत वाहक बल निकालना कि कितना वैद्युत वाहक बल प्रेरित हो रहा है, तो सबसे पहले तो हमको क्या निकालना होगा, डी फाई बाई डी टी। तो यहाँ समय के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। तो डी फाई बाई डी टी बराबर बी ए कॉस थीटा का जो अवकलन होता है वो होता है माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पे माइनस साइन ओमेगा टी। अब यहाँ भी समय का फंक्शन, तो इसका दोबारा अवकलन करते ओमेगा टी का, तो वो किसके बराबर आएगा, ओमेगा के बराबर आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ठीक, अब E बराबर क्या है, तो E बराबर है माइनस एन इंटू डी फाई बाई डी टी। तो माइनस एन गुणे डी फाई बाई डी टी का मान कितना है, माइनस बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो यहाँ से हमको E मिल गया माइनस माइनस प्लस, तो एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये होगा प्रत्यावर्ती वोल्टेज का फॉर्मूला। नोट कर लीजिए इतना, तो फिर आगे समझते हैं। चलिए ठीक है, तो देखिए फाई कितना मिला, फ्लक्स बी ए कॉस थीटा, और कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा टी। तो बी ए कॉस ओमेगा टी। ई कितना मिला, ई को हम लोग वी भी, वोल्टेज भी लिख सकते हैं। अगर आपको ई में कन्फ्यूजन हो तो लीजिए हम वी लिख देते हैं। वी बराबर क्या मिला हमको, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ठीक, तो ये जो V है हम बोल रहे हैं यही क्या है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज। ठीक, ये V क्या है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज। तो सबसे पहले तो फाई और V को कंपेयर कर लेते हैं, उसके बाद फिर V के बारे में और बात करेंगे। तो देखिए फ्लक्स और ये जो V है ये किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, थीटा पे। देखिए इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, V बराबर मान लीजिए अभी लिख देते हैं एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी की जगह थीटा, क्योंकि हमने देखा था थीटा किसके बराबर था, ओमेगा टी के बराबर था। तो अलग अलग एंगल के लिए थीटा चेक कर लेते हैं कि कितना होता है। सबसे पहले थीटा कितना था, 0 अंश। 0 अंश कब था, जब हमारा कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत था, तो हमारा क्षेत्रफल सदिश भी सामने, चुंबकीय क्षेत्र भी सामने, तो दोनों के बीच का कोण कितना हो गया, 0।
अब मान लीजिए हमने कुंडली के तल को घुमा दिया 90 अंश के कोण पे, तो अब क्षेत्रफल सदिश कहाँ आया, नीचे, क्षेत्रफल सदिश नीचे, चुंबकीय क्षेत्र इधर, तो दोनों के बीच का कोण कितना, 90। तो थीटा बराबर फिर दूसरा ले लेते हैं 90 अंश। अब जब हम इस तरीके से घुमाएंगे तो इसका तल किधर आएगा, इस दिशा में। देखिए पहले किधर था, यहाँ पे, पहले क्षेत्रफल सदिश किधर था, इस दिशा में। जब हमने इधर किया तो किस दिशा में आया, इस दिशा में आया, तो दोनों के बीच का कोण कितना हुआ, 90। अब हम बोल रहे हैं हम इस दिशा में कर देंगे तो क्षेत्रफल सदिश किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। तो अब दोनों के बीच का कोण कितना हो जाएगा, 180। तो अब थीटा कितना रखेंगे, 180। उसके बाद पहले ऐसे 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 ऐसे, अब क्या कर देंगे, ऊपर की तरफ कर देंगे इस तरीके से। तो अब क्षेत्रफल सदिश कहाँ आएगा, ऊपर की तरफ, इधर। तो 90 अंश ये, 90 ये 180, और 180 90 270। तो अब थीटा कितना हो गया, 270, और लास्ट में थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 360 अंश। ठीक है, तो फाई किसके बराबर है, बी ए कॉस थीटा, ये हो गया फ्लक्स। और जो हमारा वोल्टेज है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज, वो किसके बराबर है, एन बी ए ओमेगा साइन थीटा। तो देखिए जब थीटा 0 है तो फ्लक्स किसके बराबर आएगा, बी ए, क्योंकि कॉस 0 का मान कितना होता है, 1। और ये किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे साइन थीटा और साइन 0 अंश का मान कितना होता है, 0। जब थीटा हुआ 90 अंश तो कॉस 90 क्या हो जाता है, 0। तो फ्लक्स कितना हो गया, 0। वोल्टेज कितना होगा, तो साइन थीटा का मान 90, साइन 90 का मान 1। तो साइन 90 का मान जब 1 रखेंगे तो ये किसके बराबर आएगा, एन बी ए ओमेगा। थीटा 180 अंश रखें तो कॉस थीटा का मान हो जाता है -1, -1 का मतलब -b इंटू ए। साइन 180, तो साइन 180 किसके बराबर, 0 के बराबर। तो वोल्टेज फिर से क्या हो गया, 0 के बराबर। थीटा रखे 270, तो कॉस 270 मतलब यहां पे, तो कॉस 270 का मान कितना होता है बताइए, देखिए कितना आएगा, ये कॉस 180 प्लस 90 लिख सकते हैं, कॉस 180 प्लस 90। तो ये किसके बराबर होगा, कॉस 90। तो कॉस 90 का मान तो किसके बराबर होता है, 0, प्लस माइनस छोड़ देते हैं क्योंकि तो 0 के बराबर होना है कॉस 90। तो कॉस 90 हो गया 0 के बराबर, इसका मतलब किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। यहाँ पे तो साइन 270 अंश का मान किस में होता है, -1 में। यहाँ पे हम कितना लिख सकते हैं, साइन 180 प्लस 90। तो साइन इस वाले थीटा में, इस वाले कोऑर्डिनेट में कितना होता है, माइनस, तो ये आएगा माइनस साइन 90। तो साइन 90 का मन वैल्यू कितना, 1। तो माइनस साइन 90 का वैल्यू -1। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, माइनस एन बी ए ओमेगा। फिर से थीटा 360 अंश रखेंगे तो कॉस 360 अंश का मान कितना, 1। तो ये किसके बराबर आएगा, बी ए के। और साइन 360 अंश का मान 0, तो ये किसके बराबर, 0। क्या ये फ्लक्स का अधिकतम मान है, फाई मैक्स, हाँ ये भी फ्लक्स का अधिकतम मान है, बस डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है। वैसे ये भी फ्लक्स का क्या है, मान अधिकतम है। ये प्रत्यावर्ती वोल्टेज का अधिकतम मान है। तो हम देख सकते हैं जब फ्लक्स अधिकतम है तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज कितना है, 0। ये याद रखना है, जब फ्लक्स अधिकतम है तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज कितना है, 0 है। और जब फ्लक्स 0 है तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज कितना है, अधिकतम है। ये अधिकतम प्रत्यावर्ती वोल्टेज का फॉर्मूला है एन बी ए ओमेगा। ठीक है, वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी से यहाँ से इतना देखिए कि जब फ्लक्स का मान अधिकतम है तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज और प्रत्यावर्ती करंट 0 है। और जब फ्लक्स 0 है तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज या प्रत्यावर्ती करंट का मान क्या है, अधिकतम है। तो इसको नोट कर लीजिएगा, जब फ्लक्स अधिकतम तो ये 0, और जब ये 0 तो ये अधिकतम। ठीक है, तो देखिए अगर इसका हमको ग्राफ बनाना हो तो यहां पे बनाते हैं। थीटा कितने के लिए, 0, फिर 90, फिर 180, फिर 270 और फिर 360।
60। 90 अंश का मतलब पाई बाई 2। 180 अंश का मतलब 2 पाई। 270 को बदलेंगे कितना आएगा बताइए? 270 को बदला जाए तो कितना आएगा? 3 पाई बाई 2। नहीं आ रहा है तो देखिए ऐसे बदलते हैं। 180 अंश में होता है पाई रेडियन, तो एक अंश में पाई बटे 180। 270 को निकालना है तो गुणे 270, तो 0 से 0, 9 त्रिक 27, 9 दूनी 18, तो कितना आ गया? 3 पाई बाई 2। ये कितना आएगा? 360 अंश है तो 180 अंश, ये पाई है, ठीक है, पाई पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 360 अंश को हम लोग क्या बोल देते हैं? 2 पाई। ठीक, और इधर हमारा मान लेते हैं v है। तो अब देखिए v कैसे वैरी करेगा। जब थीटा 0 था तो v की वैल्यू कितनी थी? 0, तो ये 0। जब थीटा ये 0 था, ये 90, फिर 180, फिर 270 और फिर 360 अंश। जैसे ही थीटा किसके बराबर हुआ? 90, v का मान अधिकतम हो गया NBA ओमेगा, तो ये हो गया 90 पे अधिकतम कितना? NBA ओमेगा। अब पहले देखिए 0 से अधिकतम हुआ, अब 180 अंश में अधिकतम से फिर 0 हो गया, तो फिर से हम कहाँ पे आ गए? 0 पे आ गए। फिर 180 से जब 270 की तरफ बढ़े तब पर भी इसकी वैल्यू बढ़ी, अधिकतम हुई, लेकिन माइनस मतलब निगेटिव वाले डायरेक्शन में हुई, तो ये इस दिशा में आ गया यहाँ पे। तो ये कितना हो जाएगा? -NBA ओमेगा। फिर जब 270 से आगे 360 अंश पे बढ़े तो फिर से हमारा क्या हुआ? ये बढ़ गया, माइनस से कहाँ चला गया? 0 पे, तो अब ये इधर आ गया यहाँ पे वापस फिर से। तो ये हमारा है एक दोलन या एक चक्कर। ठीक है, इस पूरे को, ये हमारा हुआ पॉजिटिव हाफ साइकिल और ये हमारा हुआ निगेटिव हाफ साइकिल। दोनों का एम्पलीट्यूड देखिए बराबर है, यहां भी NBA ओमेगा और यहां भी NB ओमेगा, एक पॉजिटिव तो एक निगेटिव। यही था हमारे प्रत्यावर्ती का कंडीशन। तो ये हमारा कैसा वोल्टेज हो गया? प्रत्यावर्ती वोल्टेज हो गया। तो हम देख पा रहे हैं पहले 0 से, देखिए 0, थीटा 0 का मतलब क्या था? कुंडली चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत था और क्षेत्रफल सदिश चुंबकीय क्षेत्र के समांतर था, मतलब फ्लक्स उस समय अधिकतम था। लेकिन प्रत्यावर्ती वोल्टेज कितना है? 0। जब कुंडली समांतर हुआ मतलब क्षेत्रफल सदिश 90 अंश के कोण पे आया तो फ्लक्स 0, लेकिन उस समय प्रत्यावर्ती वोल्टेज क्या हो गया? अधिकतम हो गया। तो ये हो गया इसका ग्राफ। ठीक है, ये तो वोल्टेज के लिए हुआ। अगर इसी में करंट बताना है तो देखिए I बराबर क्या होता है? V बटे R। तो अगर हमको यहां से I निकालना है, I बराबर हम क्या लिख सकते हैं? V बटे R। तो I बराबर हो जाएगा NBA ओमेगा बटे R साइन ओमेगा t। मतलब V की, I की जो वैल्यू है V के वैल्यू से कुछ कम आएगी। क्यों? क्योंकि V किसके बराबर था? NBA ओमेगा। अब हम इसमें R से भाग दे रहे हैं तो इसका मतलब I का मान V के मान से कम होगा, तो इसको बस थोड़ा सा कम बना देते हैं इस तरीके से। ठीक है, ये इसका एम्पलीट्यूड कम हो गया, यही तो बात है। R से हमने डिवाइड किया तो इसका एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा, तो ये हो गया V के लिए और ये डॉटेड वाला किसके लिए हो गया? I के लिए। ठीक है, समय वाले से भी समझ लेते हैं इस ग्राफ को, आवर्तकाल से। ये मान लेते हैं ये क्या है? हमारा समय है। ठीक है, और ये VI जो भी लेना चाहे आप कुछ भी ले सकते हैं। तो आवर्तकाल होता क्या है? आप लोगों ने पढ़ रखा है, आवर्तकाल किसे कहते हैं? एक दोलन का समय या एक चक्कर का समय। मतलब एक चक्कर हमारा यहाँ से यहाँ तक पूरा हो रहा है तो ये पूरा समय हमारा क्या कहलाएगा? आवर्तकाल इसका कहलाएगा T का। तो एक चक्कर यहाँ से यहाँ तक हुआ है पूरा, मतलब ये वाला जो समय है वो क्या हो गया? आवर्तकाल T के बराबर। तो अगर ये पूरा T समय में कंप्लीट कर रहा है तो हमको पता है आधा चक्कर कितने समय में करेगा? T/2 समय में।
अब ये इसका भी आधा है तो ये कितना हो जाएगा t/4, ये 0 तो 0 t/4, t/2 ये कितना होगा तो t/2 में t/4 और जोड़ दीजिए, तो जब t/2 में t/4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 4, ये 2t प्लस t 3t/4, तो ये क्या हो गया 3t/4। तो ये हो गया समय में, और यहाँ चाहे आप v लेना चाहे i, ये वाला ग्राफ। तो एक ये ध्यान देना है आपको, एक चक्कर का जो समय होता है वो आवर्तकाल कहलाता है। तो यहाँ पे t, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये निगेटिव, तो जितना समय पॉजिटिव में ले रहा है उतना ही निगेटिव में ले रहा है। तो अगर पूरा समय t है तो ये कितना हो जाएगा t/2। अब ये इसका भी आधा है तो t/2 का आधा कितना हुआ t/4, तो t/2, अब t/2 में t/2 का आधा जोड़ना था t/4, तो t/2 में जब t/4 जोड़ दी तो किसके बराबर आ गया 3t/4। तो ये हो गया ये वाला ग्राफ। ठीक, नोट कर लीजिए। चलिए अब अपने फॉर्मूले पे बात कर लेते हैं। v बराबर हमको क्या मिला n/b/a ओमेगा साइन ओमेगा t। i बराबर क्या मिला n/b/a ओमेगा बटे r साइन ओमेगा t। तो इस वाले फॉर्मूले को लिखते हैं v बराबर v0 साइन ओमेगा t, और इसको लिखते हैं i बराबर i0 साइन ओमेगा t। ठीक है, अब देखिए v0 किसके बराबर है, तो v0 बराबर है किसके n/b/a ओमेगा। इसी की जगह तो हम v0 लिखे हैं, तो v0 किसके बराबर हो गया n/b/a ओमेगा। ये जो v0 है इसको कई नामों से बुलाया जा सकता है, जैसे अधिकतम आयाम अधिकतम आयाम किसका, वोल्टेज का है, तो वोल्टेज के लिए। दूसरा इसको बोल दिया जाता है शिखर मान, ठीक है, वोल्टेज का ही। ठीक है, एक तो बोल दिया अधिकतर मान, दूसरा क्या बोल दिया शिखर मान, या शिखर आयाम भी बोल देता है। तो जब भी हमसे ये सब पूछेगा कि अधिकतम आयाम बताइए वोल्टेज का, या वोल्टेज का शिखर मान बताइए, या वोल्टेज का शिखर आयाम बताइए, तो ये हमसे v0 ही पूछना चाह रहा है, और v0 की वैल्यू किसके n/b/a ओमेगा के बराबर। वैसे ही i0 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, तो n/b/a ओमेगा बटे r। इसको भी क्या बोल सकते हैं अधिकतम आयाम, लेकिन किसका रहेगा वैद्युत धारा का, या शिखर मान पीक वैल्यू वैद्युत धारा का, या शिखर आयाम वैद्युत धारा का। ठीक है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, पीक वैल्यू। तो किसी भी नाम से इनमें से किसी भी नाम से पूछे कि अधिकतम आयाम बताइए, शिखर मान बताइए, या शिखर आयाम बताए, तो इसका मतलब ये हमसे यही पूछना चाह रहा है। अगर वोल्टेज का पूछ रहा है तो v0, तो v0 का मतलब n/b/a ओमेगा, i0 का मतलब n/b/a ओमेगा बटे r। ठीक है, ये जो v है, ये v हमको देता है तात्क्षणिक वैल्यू, वैसे ये जो I है ये भी हमको देगा तात्क्षणिक वैल्यू, ये धारा का तात्क्षणिक वैल्यू और ये वोल्टेज का। तात्क्षणिक का मतलब देखिए ये V है, इस t पे डिपेंड कर रहा है, जैसे जैसे हम t का मान बदलेंगे इस साइन का मान बदल जाएगा, तो ये V का भी मान बदल जाएगा। तो किसी समय विशेष पे ये क्या बताएगा हमको, किसी समय विशेष पर प्रत्यावर्ती वोल्टेज का मान, वैसे किसी समय विशेष पर प्रत्यावर्ती धारा का मान। तो ये हमको याद रखना है ये क्या क्या है, ये V क्या है तात्क्षणिक वैल्यू,
और ये वी नॉट क्या है, तो अधिकतम आयाम, शिखर मान या शिखर आयाम, इन सभी अधिकतम मान जब पूछेगा तो इसको वी मैक्स भी लिख दिया जाता है। ये वी मैक्स अधिकतम वैल्यू कितनी होगी, वैसे ही ये आई मैक्स कि वैद्युत धारा का अधिकतम मान कितना होगा, तो एन बी ए ओमेगा बटे आर। ठीक है, नोट कर लीजिए इतना। अब इस पे देखिए हम लोगों से किस तरीके से वैल्यू पूछ सकता है। तो मान लीजिए हम लोगों को एक इक्वेशन दे दिया कि v बराबर 20 साइन 100 पाई टी किसका है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण है। तो हमसे पूछा कि अधिकतम वोल्टेज कितना होगा या वोल्टेज का शिखर मान कितना होगा। ठीक है, और क्या पूछ सकता है, मान लीजिए हमसे पूछ लिया कि आवृत्ति बताइए, आवर्तकाल बताइए, कोणीय आवृत्ति ओमेगा बताइए। तो ये सब चीज़ें हमसे पूछा है, तो कैसे पता चलेगा कि क्या किसकी वैल्यू है। तो कंपेयर करा लीजिए अपने इक्वेशन से। देखिए v किसके बराबर था, v नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो अधिकतम वोल्टेज क्या होता था, यही तो होता था, इसी को अभी हमने v नॉट को क्या बोला था, v मैक्स। तो अधिकतम वोल्टेज की जगह v नॉट की जगह कितना लिखा है, 20 लिखा हुआ है, तो वोल्टेज का अधिकतम मान कितना हो गया, 20 वोल्ट हो गया। दूसरा क्या पूछा है, वोल्टेज का शिखर मान। तो हम बोल रहे हैं कि जो अधिकतम मान होता है उसी को तो हम लोग शिखर मान बोलते हैं। तो इसका मतलब वोल्टेज का शिखर मान भी कितना हो गया, 20 वोल्ट। या वोल्टेज का आयाम पूछता तब पर भी हम क्या लिखते, 20 वोल्ट ही लिखते। अब आया आवृत्ति। तो आवृत्ति हम कहां से निकालें, तो देखिए आवृत्ति अगर हमको पता है कि ये जो ओमेगा होता है वो किसके बराबर होता है, 2 पाई एन। ये एन ही क्या है, आवृत्ति, या इसका एक और फॉर्मूला होता है 2 पाई डिवाइडेड बाई टी। ये टी क्या होता है, आवर्तकाल। तो देख लीजिए यहाँ पे ओमेगा, देखिए यहाँ पे ओमेगा इंटू टी है, तो यहाँ पे ओमेगा की जगह क्या लिखा है, 100 पाई। देखिए यहाँ पे टी में किसका गुणा हो रहा है, ओमेगा। यहाँ पे टी में किसका गुणा हो रहा है, 100 पाई। इसका मतलब ओमेगा की जगह कितना लिखा हुआ है, 100 पाई लिखा हुआ है। तो ओमेगा की जगह लिख दीजिए 2 पाई एन, किसके बराबर, 100 पाई के बराबर। तो पाई से पाई कट गया, एन बराबर 100 बटे 2, तो 50। इसका मात्रक क्या होता है आवृत्ति का, तो हर्ट्ज। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 50 हर्ट्ज। आवर्तकाल चाहे तो इससे निकाल लीजिए, नहीं तो हमारा आवृत्ति जब पता है तो हमको पता आवर्तकाल बराबर 1 बटे आवृत्ति, मतलब 1 बटे 50। तो आवर्तकाल कितना होगा, 1 बटे 50 आवर्तकाल का मात्रक सेकेंड। ओमेगा, तो ओमेगा हमको देख लिए, यहाँ हम पहले ही निकाल चुके। ओमेगा की वैल्यू कितनी है, 100 पाई, और ओमेगा का मात्रक क्या होता है, रेडियन प्रति सेकेंड। तो इस तरीके से हमसे वैल्यूज पूछ सकते हैं, नोट कर लीजिए। ऐसे ही v की जगह हमको करंट दे देगा और करंट की वैल्यू पूछ लेगी। और क्या पूछ सकता है इसमें, सब कुछ तो हम लोगों ने देख लिया। एक हम लोगों से तात्क्षणिक वैल्यू पूछ सकता है v का। तो हम बोले कि तात्क्षणिक वैल्यू किसी समय के लिए पूछेगा। तो मान लीजिए हमसे समय बोल दिया कि t बराबर t डिवाइडेड बाई 4 समय पर, और ये t कैपिटल T क्या है, आवर्तकाल होता है। कि जब समय t बटे 4 होगा तब उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो कुछ नहीं करना है, ये जो इक्वेशन है उसमें हमको समय की वैल्यू ही तो पुट करनी है, तो कर दीजिए। तो v बराबर 20 साइन 100 गुणे पाई, t की जगह t बाई 4। ठीक है, अब आवर्तकाल आपको दिया है, कितना है आवर्तकाल,
1/50 है, यहाँ पे आवर्तकाल कितना है हमने निकाला 1/50, तो t की जगह हम क्या रख देंगे 1/50 रख देंगे, तो v बराबर 20 साइन 100 गुणे पाई गुणे t/4। तो t की जगह हमको कितना लिखना है 1/50, तो ये कितना हो जाएगा 1/50। तो 50 दूना 100 और 2 दूनी 4, तो v बराबर 20 साइन π/2, और साइन π/2 मतलब साइन 90 और साइन 90 का मान 1, मतलब v की वैल्यू उस समय कितनी होगी 20 वोल्ट की, मतलब उसके शिखर मान के बराबर होगी उस समय पे। यही तो होगा। अभी आप लोगों ने एक ग्राफ बनाया था, अगर आपको याद हो, देखिए ये समय था 0, ये समय क्या था t, ये था t/2, ये था t/4, ये था 3t/4। तो देखिए हम क्या बोले 0 से t/4 में ही तो वो अपने शिखर मान पे पहुंचा है, जो अधिकतम वैल्यू है, यही तो है। अधिकतम वैल्यू यहाँ पे पहुंचा है कब, जब समय कितना है t/4। आपने वही चीज़ यहाँ से निकाल के भी देख लिया, जब आपने समय कितना रखा t/4 तो उसकी वैल्यू उसके पीक वैल्यू मतलब शिखर मान के बराबर आया है। यहाँ से हमने इस चीज़ को प्रूव भी कर लिया। ठीक, और क्या पूछ सकता था यहाँ पे, देखिए एक क्वेश्चन और पूछ सकता था कि ये वोल्टेज का वैल्यू 0 से लेके शिखर मान तक कितने समय में पहुंचेगा। ठीक है, क्या पूछा कि ये जो वोल्टेज है प्रत्यावर्ती वोल्टेज, इसका मान 0 से लेके शिखर मान तक कितने समय में पहुंचा, तो कितने समय में पहुंचा है t/4। तो हमने t निकाला है कितना 1/50, तो 1/50 भागे 4 मतलब 1/200 सेकेंड में पहुंचा है। बस इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो इस पे यही सवाल बनते हैं, या तो हमसे इस तरीके से क्वेश्चन देके अधिकतम वोल्टेज पूछ लेगा, इसके कई नाम हो सकते हैं, अधिकतम वोल्टेज या वोल्टेज का आयाम या वोल्टेज का शिखर मान, तो सबकी वैल्यू कितनी 20 वोल्ट के बराबर। आवृत्ति कैसे निकालेंगे, तो ये होता है साइन ओमेगा टी, ये फॉर्मूला हमारा क्या है V0 साइन ओमेगा टी। तो कंपेयर करा लीजिए, ओमेगा की जगह क्या लिखा है 100π लिखा है, तो ओमेगा बराबर 2πn से हमने जब कंपेयर किया तो हमको आवृत्ति मिल गई। आवृत्ति मिला तो आवर्तकाल बराबर 1/आवृत्ति से हमने आवर्तकाल निकाल लिया। ओमेगा हमने निकाला ही था यहाँ से कंपेयर करा के 100π, तो ओमेगा की वैल्यू मिल गई थी। और क्या पूछ सकता था कि ताक्षणिक वैल्यू पूछ लेता, तो हमको समय दे दिया कि इतने समय पे हमको बताना है, तो हमने समय रख के ताक्षणिक वैल्यू निकाल लिया। फिर क्या पूछ सकता था कि 0 से लेके शिखर मान तक कितने समय में पहुंचेगा, तो 0 से लेके शिखर मान तक कितने समय में पहुंच रहा है t/4। तो आवर्तकाल जब हमको पता है कि आवर्तकाल कितना है 1/50, तो उसमें हम 4 से भाग दे देंगे। या पूछता शिखर मान से 0 पे कितने समय में पहुंच रहा है, तो ये वाला समय भी तो कितना है t/4। या देखिए अंतिम समय कितना है t/2 माइनस t/4, तो 4 2t माइनस t किसके बराबर t/4। तो फिर से t/4 का समय निकाल लेते हैं। या हमसे पूछता है कि शिखर मान से निगेटिव वाले शिखर मान तक कितने समय में पहुंचेगा, तो ये वाला t/4 समय, ये वाला t/4 समय, तो टोटल समय कितना हो जाता है t/2। तो इस तरीके से अलग अलग वेरिएशन के क्वेश्चन बनाया जा सकता है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका प्रत्यावर्ती वोल्टेज और प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान और रूट मीन स्क्वायर निकालना सीखेंगे। तो इसको अच्छे से एक बार लर्न करिएगा, तभी आगे की चीज़ें आप लोगों को समझ में आएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।